गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक ऐसा पेपर पढ़ने जा रहे हैं जो या उसका ओवरव्यू देने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हम लोग पढ़ने से बचते हैं। क्यों बचते हैं? लोगों को इंटरेस्ट नहीं जगता है, लोगों को लगता है कि नहीं साहब ये पेपर हम कभी बाद में पढ़ लेंगे, और अल्टीमेटली जब जुडिशरी का पेपर आता है और जब हमें पढ़ने की बारी आती है तो बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। नहीं करना है, अब नहीं करना है, अब पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं बताऊँगा। जूरिस्प्रूडेंस का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। मैं जब LLB करने आ रहा था, मैंने अपना ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है, तो मेरे फादर ने मुझसे कहा, वो भी एक लॉयर हैं, विधि के विद्यार्थी हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, कि बेटा जूरिस्प्रूडेंस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और मैंने उसको फॉलो किया, आप भी फॉलो करिए, बहुत अच्छा पेपर है। जूरिस्प्रूडेंस एक नया शब्द है, ऐसा शब्द जो आपने जर्नली आपके डे टू डे लाइफ में आपने सुना नहीं होगा। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट सुन रखा है, क्राइम सुन रखा है, पर ये नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं। बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस जो है ना, ये एक लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। ये जो शब्द आप पढ़ रहे हो, ये जो शब्द आप लिखा पा रहे हो, ये लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। इसको तोड़ करके समझते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है। जूरिस्प्रूडेंस मीन्स जूरिस प्लस प्रूडेंशिया। प्रूडेंशिया और जूरिस, ये दो शब्द मिल करके जूरिस्प्रूडेंस बनाते हैं, जिसमें जूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज यानी ज्ञान, यानी जूरिस्प्रूडेंस मीन्स नॉलेज ऑफ लॉ। एक बहुत बड़े जूरिस्ट हुए। जूरिस्ट मतलब वो लोग जो लॉ को बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे सोशियोलॉजी को बहुत अच्छे से जानने वाले लोग सोशियोलॉजिस्ट हो जाते हैं, है ना, वैसे ही लॉ को अच्छे जानने वाले लोग जूरिस्ट कहलाते हैं। तो एक बहुत बड़े जूरिस्ट हुए प्रोफेसर लास्की। प्रोफेसर लास्की कहते हैं दैट जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। यानी अगर आपको लॉ को समझना है, अगर आपको लॉ की परिभाषा को, लॉ के डेफिनेशन को, लॉ के स्कोप को, लॉ के नेचर को समझना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। और जो जूरिस्प्रूडेंस का कंसेप्ट है, बेसिकली ये स्कूल्स से निकल करके आता है। समझाने की कोशिश करूं तो ये स्कूल और कुछ नहीं बल्कि फिलॉसफी है। ये स्कूल वो स्कूल नहीं जो हम लोग जाते हैं, ये स्कूल है फिलॉसफी, जो बताती है कि आखिरकार लॉ का डेवलपमेंट कब से शुरू हुआ और आज की डेफिनेशन या आज के परिप्रेक्ष्य में या आज के ज़माने में लॉ का डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँचा है। जूरिस्प्रूडेंस के इस स्कूल्स में या इस फिलॉसफी में जो सबसे पहली फिलॉसफी हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं नेचुरल लॉ की फिलॉसफी। नेचुरल लॉ स्कूल या नेचुरल लॉ फिलॉसफी। बेसिकली नेचुरल लॉ या प्राकृतिक विचार शाखा ये कहना चाहती है दैट लॉ इज मेड बाय गॉड। लॉ इज मेड बाय गॉड। बहुत सारे लोग गॉड ने विश्वास नहीं रखते, तो ऐसे लोगों के लिए जूरिस्प्रूडेंस की फिलॉसफी कहती है नेचर। लॉ इज मेड बाय नेचर, लॉ इज मेड बाय गॉड। आप देखते हो ना, अर्थक्वेक अभी पिछले हफ्ते झटके लगे थे हमारे लखनऊ में भी, और भी जगह लगे होंगे। कई जगह बाढ़ आ जाती है। हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा भूस्खलन हुआ। तो ये जो नेचुरल कैलामिटी होती है, ये कौन करता है? ये कहाँ से आ जाती है? ये जो शाम होती है, जो सवेरा होता है, नेचर के द्वारा होता है। और यही नेचर लॉ भी बनाती है, ऐसा कहते थे नेचुरल लॉ फिलॉसफी के मानने वाले जूरिस्ट। बहुत सारे जूरिस्ट आए, हम जब इसको सेपरेट टॉपिक के तौर पे पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। और जो जूरिस्ट आप लोगों ने कभी ना कभी जिनका नाम अपने इंटर की पढ़ाई में, हाई स्कूल की पढ़ाई में कभी सुना होगा, सोक्रेटिस हैं, प्लेटो हैं, ये सब की सब नेचुरल लॉ की फिलॉसफी के ही हैं। ये बहुत पॉपुलर नाम है लॉ की फील्ड में भी, जिनके बारे में आप लोग एक एक करके पढ़ेंगे। बेसिकली नेचुरल लॉ स्कूल लॉ इज मेड बाय गॉड या लॉ इज मेड बाय नेचर पे पूरी तरह से डिपेंड था। तो सवाल मन में आ रहा हो कि जब ये ठीक ठाक चल रहा है या ठीक ठाक चल रहा था, तो ये नंबर 1 डालने की क्या जरूरत थी? यानी अभी और भी है? जी बिल्कुल और है। उसका कारण ये है कि धीरे धीरे जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ था, जो नेचुरल लॉ के फिलोसफर्स थे, नेचुरल लॉ के मानने वाले लोग थे, वो सही नहीं करते थे। यानी एक समय ऐसा आया जब नेचुरल लॉ के फिलोसफर्स नेचुरल लॉ की फिलॉसफी को इंटरप्रेट करते समय बहुत सारे ऐसे काम करने लगे जो इल्लीगल हैं। ईश्वर ने हमसे कोई बात कही, भगवान ने हमसे कोई बात कही, तो भगवान डायरेक्ट हमसे नहीं कह रहा है, भगवान पहले हमारे पादरियों को, प्रीस्ट को, क्योंकि इंग्लैंड का लॉ है, पंडित नहीं बोलना है, प्रीस्ट बोलना है, को बोलता है।
और वो प्रीस्ट ईश्वर की कही गई बात को हम तक पहुंचाते हैं। यानी प्रीस्ट इज अ मीडियम जिनके माध्यम से ईश्वर हमसे कुछ कहेंगे और प्रीस्ट हमको बताएंगे। अब ये प्रीस्ट क्या करते थे कि ये बहुत बहुत गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट करते थे और बहुत सेक्सुअल हरासमेंट के और बहुत लोगों से पैसा ऐंठना, इस तरीके के बहुत सारे मामले आपको देखने को मिले। जब ये मामला सामने आने लगा तो बहुत मुश्किल से नेचुरल लॉ का रिवाइवल हुआ, जिसको हम रेनेसा पीरियड यानी पुनर्जागरण काल कहते हैं। पर एक बार धागे में गांठ पड़ जाती है तो हमेशा गांठ रहती है। नेचुरल लॉ कभी भी उस तरीके से रिवाइव नहीं हो पाया जिस तरीके से रिवाइवल हम और आप सोचते हैं। इसी के विरोध में, इसी के अगेंस्ट दो फिलॉसफी हमारे सामने आई, दो स्कूल्स और सामने आए। एक स्कूल आया इंग्लैंड में। कहाँ आया? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जो स्कूल आया उस स्कूल को कहते हैं हम एनालिटिकल लॉ स्कूल। और दूसरा स्कूल आया बेटा सेम टाइम पे, साइमल्टेनियसली। दोनों स्कूल साथ साथ आए। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कौन कौन से दो स्कूल साथ साथ आए। एक आया इंग्लैंड में, एक आया जर्मनी में। जर्मनी में जो स्कूल आया बेटा उस स्कूल को हम कहते हैं हिस्टोरिकल लॉ स्कूल। समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह नेचुरल लॉ फिलॉसफी ये कहती है दैट लॉ इज मेड बाय नेचर और लॉ इज मेड बाय गॉड, इसको बिल्कुल उल्टा कर दीजिए और एनालिटिकल लॉ की फिलॉसफी बन जाएगी। वो क्या कहती है? एनालिटिकल लॉ की फिलॉसफी कहती है दैट लॉ इज मेड बाय मेन। इंसान, हम और आप मिलकर के लॉ बनाते हैं। कैसे लॉ बनाते हैं? एनालिटिकल लॉ की फिलॉसफी में बड़ी रोचक बात मैं आपको बताऊं। प्रीलिम्स में दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एनालिटिकल लॉ को लेकर के, दैट हु इज द फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल एंड हु इज द रियल फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। बड़ा रोचक है ये। फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल इज ऑस्टिन एंड द रियल फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल इज बेंथम। Why the differentiate is there? डिफरेंशिएट इस वजह से हुआ क्योंकि जो बेंथम थे इनकी फिलॉसफी पहले आनी चाहिए थी। इन्होंने अपने लेक्चर्स को, अपनी फिलॉसफी को पहले दिया था। बस इन साहब की फिलॉसफी रिटन फॉर्म में नहीं आ पाई और हमको इन्हीं के स्टूडेंट की फिलॉसफी जिनका नाम था ऑस्टिन पहले मिल गई। इनकी फिलॉसफी हमें पहले मिल गई। इनकी पत्नी ने, कहानी लंबी है कभी और सुनाऊंगा, इनकी पत्नी ने इनकी जो बेंथम साहब की फिलॉसफी थी जो इन्होंने पढ़ी थी क्लास में, ऑस्टिन की वाइफ ने उसको पब्लिश करा दिया। बेंथम ने बाद में पब्लिश किया। इसीलिए बहुत सारे जूरिस्ट हैं, एक और जूरिस्ट आप पढ़ोगे जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, वो कहते हैं दैट द फिलॉसफी ऑफ ऑस्टिन इज नथिंग बट मियर पैराफ्रेजिंग ऑफ बेंथम्स थॉट। रोचक बात है ना कि एक स्कूल है, एक फिलॉसफी है जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि उसका फादर कौन है, उसका रियल फादर कौन है। क्यों है इसका बहुत बहुत लंबा, कभी जरूर बात करूंगा मैं इसको जब पढ़ाऊंगा कि आखिरकार हम इसको अलग अलग क्यों पढ़ते हैं। बेसिक क्यों हमने आपको बताने की कोशिश की कि रियल फादर और फादर अलग अलग क्यों है। एनालिटिकल लॉ फिलॉसफी जिस तरह से इंग्लैंड में चल रही थी, उसी समय जर्मनी में हिस्टोरिकल लॉ अप्रोच यानी ऐतिहासिक विचार शाखा चल रही थी। हिस्टोरिकल लॉ स्कूल इन दोनों से अलग बात करता है। यानी हिस्टोरिकल लॉ स्कूल लॉ इज मेड पे ध्यान नहीं देता है। वो कहता है लॉ इज नाइदर मेड बाय गॉड नॉर मेड बाय मेन। एक्चुअली लॉ इज नॉट मेड, लॉ इज फाउंड। एंड वेयर द लॉ इज फाउंड? लॉ इज फाउंड इन आवर कस्टम, लॉ इज फाउंड इन आवर कल्चर, इन आवर ट्रेडिशन, in our usages, etc., etc., etc. यानी हिस्टोरिकल लॉ अप्रोच इस बात पे जोर देती है कि हमारे यहां जो लॉ पाया गया, ध्यान रखना, पाया गया है, फाउंड, वो पाया गया है हमारे ही कस्टम में, हमारे ही ट्रेडिशंस में, हमारे ही यूसेजेस में, हमारे ही कल्चर में। और आप देखेंगे, आप पाएंगे कि जो हमारे यहाँ का पर्सनल लॉ है ना, समझते हो ना पर्सनल लॉ? पर्सनल लॉ मीन्स, आसान भाषा में कहूं तो हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। आप ये पाएंगे कि जो पर्सनल लॉ है ना, ये पूरी की पूरी तरह हिस्टोरिकल लॉ फिलॉसफी या हिस्टोरिकल लॉ स्कूल पे बेस्ड है। ध्यान रखना है कि ये दो फिलॉसफी साइमल्टेनियसली साथ साथ आई। फिर चौथी फिलॉसफी हम देखते हैं, पढ़ते हैं। जो चौथी फिलॉसफी थी
वो इन तीनों फिलॉसफी से बिल्कुल अलग है। लॉ कैसे बनता है, लॉ कौन बनाता है, लॉ कहाँ पाया जाता है, इस पर ध्यान नहीं देती। आप और हम सब एक बात जानते हैं कि 20th सेंचुरी, 21st में भी अगर हम थोड़ा सा 21st सेंचुरी को भी जोड़ लें, एक मूवी आई थी, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें गाना आया था, देखो 2000 जमाना आ गया, मिलके जीने का बहाना आ गया, ऐसे करके एक लाइन थी। वो लाइन हमें एक संदेश देती है, एक मैसेज देती है। मैसेज क्या देती है? मैसेज ये देती है कि नाउ वी आर कनेक्टेड थ्रू लैपटॉप, थ्रू कैमरा, थ्रू मोबाइल फोन्स। आज से 10 साल पहले, 8 साल, 5 साल पहले चले जाइए, क्या ऐसा संभव था कि मैं ऐसा खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूं, मेरे सामने कोई नहीं है और मैं एक कैमरे को देख रहा हूं, मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि मेरे पीछे कोई ना कोई है और वो उस कैमरे के पीछे देख करके मुझे पढ़ रहा है या पढ़ रही है? ये क्या है? ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन है। साइंस की फील्ड में चले जाइए, इतने डेवलपमेंट्स हुए हमारे पास, अब इतनी मिसाइल्स हैं, हम इतना अच्छा कर रहे हैं। अभी पिछले 2 महीने पहले हम लोगों ने अपना आदित्य L1 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था। ये क्या है? साइंटिफिक रेवोल्यूशन, साइंटिफिक डेवलपमेंट। एक बहुत बड़े एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी साहब, वो कहते हैं सड़क तुम अब चली आई हो गांव, जब पूरा गांव शहर चला गया। यानी गांव में सबके पास अपना अपना काम था, सब ठीक ठाक चल रहा था, इंडस्ट्रीज लगने लगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगने लगी और लोगों ने गांव छोड़ दिया। तब तक गांव में सड़क नहीं थी, आज वही इंडस्ट्री गांव में सड़क बनाती है। और ये फिलॉसफी निकल करके आई इन सब कारणों की वजह से, इसीलिए इस फिलॉसफी का नाम था सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल। क्या नाम था बेटा? सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल, जो पूरी की पूरी तरह से सोसाइटी बेस्ड लॉ पे बात करता था। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेता हूं मैं आप लोगों से। हो सकता है कि जिस कॉलोनी में आप रहते हो, उस कॉलोनी में एक नियम बन गया होगा, उस अपार्टमेंट के गेट पर बैठा हुआ इंचार्ज, ये नियम बना दिया गया होगा कि 10 बजे के बाद अगर वो कोई भी कॉलोनी के गेट से अंदर आएगा तो वो पहले आपसे बात करेगा, वो इंचार्ज आपकी उनसे बात कराएगा, आप कहेंगे, उस इंचार्ज को परमिशन देंगे, तब वो अंदर आएगा। हो सकता है कि मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ वहाँ पे वही नियम 12 बजे का हो, रात में 12 बजे के बाद कोई नहीं आ सकता। हो सकता है कि कोई ऐसे अपार्टमेंट या कोई ऐसी जगह पर भी रहता हो जहाँ ऐसा कोई नियम ना हो, बिल्कुल हो सकता है। यानी लॉ सोसाइटी बनाती है अपने हिसाब से। हम लोग एग्जाम्पल लेते थे, आजकल लेना गलत हो जाएगा क्योंकि अब वो हटा दिया गया है। हम लोग कहते थे कि एडल्ट्री इंडिया में, इसको पढ़ाते समय मैंने पहले भी पढ़ाया है, तो इसको पढ़ाते समय मैं अक्सर एक एग्जाम्पल लेता था, अब नहीं ले सकता, लेकिन मैं बता दे रहा हूं ताकि आप समझिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। हम लोग ये कहते थे कि एडल्ट्री हमारे यहाँ ऑफेंस है, लेकिन यही काम अगर आप अमेरिका में करिए तो ऑफेंस नहीं है। हालांकि अब यहाँ पे ऑफेंस नहीं है। एडल्ट्री नाउ इट इज ओनली अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, इट शैल नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। यानी अगर आप एडल्ट्री अमेरिका में करोगे तो ऑफेंस नहीं है। यहाँ था, अभी नहीं है, यहाँ था। सोसाइटी है ना, सोसाइटी तो लॉ बनाती है। अरे छोड़िए एडल्ट्री, दहेज प्रथा, डाउरी सुना है ना? पहले दहेज एक प्रथा थी, कस्टम चलता चला आ रहा है, लेना ही लेना, कंपलसरी, पूजा की तरह, जैसे हम लोग पूजा करते हैं ईश्वर की। अभी क्या है? अभी दहेज अगर आपने लेना देना तो छोड़ दो, एक सेक्शन है, सेक्शन 3, अगर मैं सही पकड़ रहा हूं, डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 का, जो ये कहता है कि अगर आपने डिमांड भी कर दी ना, दैट शैल ऑल्सो बी पनिशेबल। डिमांड ऑफ डाउरी शैल ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961। देयरफॉर इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जरूरी नहीं कि कल तक जो लॉ हमको बिल्कुल खुली इजाजत दे रहा था हर चीज को करने की, आज भी वो खुली इजाजत बनी रहे। कल तक जो ऑफेंस नहीं था, हो सकता है आज वो ऑफेंस हो, जैसे सती प्रथा, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन। और कल तक जो ऑफेंस था, आज हो सकता है ऑफेंस ना हो, होमोसेक्सुअलिटी। बेस्ट एग्जाम्पल आपने देखा ना, पिछले महीने एक जजमेंट आया जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअल्स को मैरिज से परमिशन नहीं दी, लेकिन होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज जो जोसेफ शाइन साहब के केस में किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उसको कंटिन्यू रखा।
सेम सेक्स मैरिज पे अभी सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलने से बचा, परमिशन नहीं दी, कहा आप कमेटी बनाएंगे, जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं भी आपसे कभी ना कभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ज़रूर चर्चा करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े से जजमेंट को पढ़ रहा हूं, जिस दिन पढ़ लूंगा थोड़ा जरूर समझाने की कोशिश करूंगा कि कहना क्या चाहता है। तो सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल की पूरी फिलॉसफी इन सबकी फिलॉसफी से बिल्कुल अलग थी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो स्कूल, जो फिलॉसफी हमारे सामने आई, वो फिलॉसफी थी रियलिस्ट लॉ स्कूल, रियलिस्ट लॉ स्कूल। रियलिस्ट लॉ स्कूल का बोलबाला बेटा ज्यादातर यूएसए में था। और रियलिस्ट लॉ स्कूल अगेन इसी की बात कर देता है दैट लॉ इज मेड बाय अगर मतलब पूरा एज इट इज ये नहीं कह रहा है, बस इतनी बात कॉपी करनी है कि लॉ इज मेड बाय जज। और जज कौन से? जज जो कोर्ट में बैठ करके निर्णय दे रहे हैं, जज जो कोर्ट में बैठ करके ये बता रहे हैं कि इसमें तुम गलत हो, मैं सही हूं, या किसी केस में मैं गलत हूं, आप सही हो। यानी जज लॉ बना रहे हैं। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में लेना तो आपको तमाम केसेस सुप्रीम कोर्ट के देखने को मिल जाएंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बनाया है। आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं और मेरा अनुमान है कि आपने इंटर्नशिप की होगी। इंटर्नशिप करते समय आप किसी एडवोकेट या किसी ऑनरेबल जज के चैम्बर में आप जब जाएं तो वो आप लोगों को कई बार जेल विजिट कराते होंगे, कई बार थाने की विजिट कराते होंगे। तो आप ये पाएंगे कि हर थाने में, हर चौकी में एक बोर्ड लगा है। जैसे ये बोर्ड है ना, वैसे ये बोर्ड लगा है लंबा सा, और वो बोर्ड पे कुछ 12-13 पॉइंट्स लिखे होंगे। देखा होगा, कभी नहीं देखा है तो ज़रूर देखेगा, आप लॉ स्टूडेंट हैं बेटा। वो बोर्ड जो लगा है उसमें जो 12-13 पॉइंट लिखे हैं ना चौकी में, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया एक प्रॉपर गाइडलाइन है। और सुप्रीम कोर्ट ने डीके बासु के केस में, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में पूरी की पूरी गाइडलाइन दी, ऑन द बेसिस ऑफ विच आज भी उस गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है। कितना ही फॉलो किया जाता है आप सब जानते हैं, लेकिन कम से कम फॉलो किया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, विशाखा का केस आपने खूब सुना होगा, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो भवरी देवी रेप केस के नाम से भी जाना जाता है, गैंग रेप केस। उसमें सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस पे पूरी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी, क्योंकि जहां पे लॉ साइलेंट होता है वहां पे सुप्रीम कोर्ट का काम लॉ बनाना हो जाता है। ऐसा कहता है रियलिस्ट लॉ की फिलॉसफी। ऑन द बेसिस ऑफ विशाखा गाइडलाइन पूरा का पूरा 2013 में एक्ट बना, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस रिड्रेसल एक्सेट्रा एक्ट। रियलिस्ट लॉ अप्रोच न सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि अमेरिका में भी खूब देखने को मिलती है। ये 5 बेसिक फिलॉसफीज हैं जिनके बेसिस पे हमको जूरिस्प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट को समझना है, जिनके बेसिस पे हमको लॉ के कॉन्सेप्ट को समझना है। एक फिलॉसफी जो ये कहना चाहती, जो मैंने अभी तक की बात कही या जो अभी तक मैंने अपनी इस थोड़ी सी छोटे से वीडियो में बात रखी, उसका क्रक्स अगर मैं 2 मिनट में 3 मिनट में निकाल पाऊँ तो यही है कि पूरी तरह से हम किसी भी एक फिलॉसफी पे डिपेंडेबल नहीं है। हम इसको भी मानते हैं, कभी कभी इसको भी मानते हैं, इसको भी मानते हैं, इसको भी मानते हैं और इसको भी मानते हैं। इट इज़ अ नॉलेज ऑफ लॉ जिसके बेसिस पे हम सारी की सारी चीज़ें मानते हैं। एक फिलॉसफी जो ये कहती है कि लॉ नेचर बनाता है, एक फिलॉसफी ये कहती है कि लॉ हम बनाते हैं इंसान, एक फिलॉसफी जो ये कहती है कि लॉ बनाया नहीं जाता, लॉ पाया जाता है हमारे कस्टम में, हमारे ट्रेडिशन में, हमारे कल्चर में। एक फिलॉसफी जो पूरी की पूरी सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट पे बेस्ड है, हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे बेस्ड है, हमारे साइंटिफिक रेवोल्यूशन पे बेस्ड है। एक फिलॉसफी जो पूरी की पूरी जज मेड लॉ पे बेस्ड है। और अंतिम में, आखिरी में, इन कंक्लूजन, रियलिस्ट लॉ फिलॉसफी के जो फिलॉसफर थे ज़्यादातर वो जज थे। उसी में एक फिलॉसफर थे फ्रैंक। मैं सोच के आया था कि मैं ये बात जरूर बोलूँगा। फ्रैंक नाम बहुत अच्छा है, याद हो सकता है इसलिए बोला। बाकी जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो हर स्कूल के फिलोसफर्स के बारे में हम आपको बताएंगे, चिंता ना करिए। फ्रैंक कहते हैं दैट सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज अ मिथ। बड़ा इत्तेफाक रखिएगा आप इस सेंटेंस से, सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज अ मिथ, यानी विधि में निश्चितता एक मिथ्या है, एक झूठ है। और ये बिल्कुल ठीक है। डाउरी वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, सती वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, या आप चाहें तो पिछले हफ्ते आया होमोसेक्सुअलिटी वाला एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं। यानी अगर आप विधि में निश्चितता रखते हैं तो झूठ है, ये हो ही नहीं सकती। और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट फ्रैंक ने दिया। देयरफॉर
ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्कूल्स, दीज फिलोसफीज, हम समझने की कोशिश करेंगे अबाउट द लॉ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।